नमस्कार। चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये लोगों की उम्मीदों, उनकी जरूरतों और उनकी मजबूरियों की कहानी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, डेटा और तथ्यों के आईने में, बिना किसी पक्षपात के। केस स्टडी है उत्तर प्रदेश का डोमेरियागंज, एक ऐसी सीट जहां हर एक वोट का वजन सोने के बराबर है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जमीन की हकीकत को छुएंगे, फिर उस क्षेत्र के लोगों, उनके मुद्दों और वहां की सियासत को करीब से जानेंगे। उसके बाद हम उन हैरान करने वाले आंकड़ों को देखेंगे जो बताते हैं कि यहां मुकाबला कितना करीबी रहा है। फिर हम इस जनादेश की चीरफाड़ करेंगे और एक बेहतर जन केंद्रित गवर्नेंस का खाका तैयार करेंगे। और आखिर में हम भविष्य की एक तस्वीर पर बात करेंगे। ये है उत्तर प्रदेश और इसी विशाल प्रदेश में बसा है डोमेरियागंज। ये सिर्फ एक चुनावी हलका नहीं है, समझिए ये पूरे भारत के लोकतंत्र का एक छोटा सा आईना है। यह हमें दिखाता है कि जमीनी स्तर पर हमारा लोकतंत्र कैसे सांस लेता है, कैसे धड़कता है, खासकर तब जब मुकाबला कांटे का हो। तो सवाल यह है कि डोमरियागंज ही क्यों? हम इस एक सीट पर इतनी गहराई से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि असली भारत, असली राजनीति वो नेशनल हेडलाइंस में नहीं, बल्कि डोमरियागंज जैसी सीटों की गलियों में, खेतों में और चौपालों पर बसती है। इन्हें समझना ही देश की नब्ज को समझना है। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं इस क्षेत्र की तस्वीर को। आंकड़ों से परे जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के वोटर की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, उसकी उम्मीदें और उसकी शिकायतें क्या हैं। यहाँ की सियासत को समझने की पहली चाबी है यहाँ की आबादी। देखिए, करीब 55% हिंदू और 43% मुस्लिम आबादी। ये जो बनावट है ना, यही यहाँ की चुनावी समीकरण को बहुत पेचीदा बना देती है। यहीं से अक्सर ध्रुवीकरण की राजनीति को अपनी जमीन मिलती है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। मजहब की लकीरें चाहे जो भी हों, जमीनी परेशानियां सबकी एक जैसी हैं। किसानों के गन्ने का पैसा अटका है, 73% नौजवान नौकरी के लिए परेशान हैं, सड़कें टूटी हैं, बिजली आती जाती रहती है। ये मुद्दे किसी का धर्म नहीं देखते। और बस यहीं सियासत का असली खेल शुरू होता है। साझा जरूरतें बनाम बटी हुई पहचान। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो किसी भी सियासी थ्रिलर को मात दे सकते हैं। ये डोमरियागंज के चुनावों का कच्चा चिट्ठा है और यकीन मानिए ये बहुत नाटकीय है। पिछले 3 दशकों को देखिए, सत्ता किसी एक की जागीर नहीं रही। कभी कमल खिला तो कभी साइकिल दौड़ी, कभी हाथी ने भी अपनी ताकत दिखाई और एक बार तो पीस पार्टी भी जीत गई। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ का वोटर बहुत सजग है। वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। वो हर बार अपना हिसाब किताब करता है। हमारे संविधान का मूल भाव हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित होकर अपनी बात रखने की आजादी है। जब हम वोट डालते हैं तो हम सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, बल्कि इसी गरिमा का इस्तेमाल करते हैं। और डोमरियागंज में इसकी अहमियत देखिए। 171, जी हां, सिर्फ 171 वोट्स। 2017 में हार जीत का फैसला इतने ही वोटों से हुआ था। जरा सोचिए। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। 2022 में भी देखिए, फर्क सिर्फ 771 वोटों का। मतलब डोमरियागंज की सियासत हमेशा एक तेज धार वाली तलवार पर चलती है, जहां एक कदम इधर या उधर और नतीजा पलट जाता है। तो ये तो हुए आंकड़े, ये है क्या हुआ। अब जरा क्यों में उतरते हैं। इन नतीजों के पीछे की वजह क्या है? चलिए इस जनादेश की परतें उधेड़ते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, त्रिकोणीय मुकाबला। मतलब जब 3 ताकतवर उम्मीदवार मैदान में हों तो वोट बढ़ जाते हैं और अक्सर जीतने वाले को आधे से भी कम वोट मिलते हैं। ये डोमरियागंज की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अब इसे आंकड़ों में देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। 2017 में बीजेपी, बीएसपी, एसपी तीनों मजबूत थे और वोट देखिए कैसे लगभग बराबर बटा हुआ था। लेकिन 2022 आते आते खेल बदल गया। बीएसपी का वोट शेयर बुरी तरह गिरा और लड़ाई सीधी, बिल्कुल आमने सामने की, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच हो गई। और जब लड़ाई सीधी होती है तो मुकाबला और भी ज्यादा कांटे का हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? कुछ पैटर्न्स साफ दिखते हैं। पहला, ध्रुवीकरण। दूसरा, घटता हुआ वोटिंग प्रतिशत 62 से गिरकर 50 पर, जो शायद एक तरह की नाराजगी या उदासीनता का संकेत है। तीसरा, उम्मीदवार का अपना चेहरा, उसकी अपनी पकड़। और चौथा, सत्ता विरोधी लहर, यानी जो भी गद्दी पर है उसके खिलाफ माहौल बनना। ये वो 4 पहिए हैं जिन पर डोमरियागंज की चुनावी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसका विश्लेषण कर लिया। अब सवाल है, आगे का रास्ता क्या है? इस विश्लेषण से हम एक बेहतर गवर्नेंस का, एक जन केंद्रित शासन का मॉडल कैसे बना सकते हैं?
एक असरदार नेता का संदेश कैसा होना चाहिए? शायद कुछ ऐसा, सीधा, सटीक और लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ पर मरहम लगाता हुआ। यह सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक कनेक्शन है। ये दिखाता है कि आप उनकी जिंदगी की हकीकत को समझते हैं, उसे महसूस करते हैं। तो एक ठोस प्लान कैसा दिखेगा? पहला कदम, गहरी सुनवाई, सिर्फ भाषण नहीं बल्कि संवाद। दूसरा, पारदर्शी बातचीत, जो भी करें जनता को बताकर करें। याद रखिए, भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून हर नागरिक को उसकी जानकारी पर अधिकार देता है। उनकी सहमति और निजता का सम्मान करना किसी भी भरोसेमंद रिश्ते की बुनियाद है। तीसरा, समुदाय को साथ लेकर चलना। और चौथा, सबसे जरूरी, लगातार फॉलोअप। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां लोगों की शिकायतें सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि सुलझाई भी जाएं। तो इस एक सीट की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? डोमरियागंज हमें बड़े लोकतंत्र के बारे में क्या बताता है? सबक यह है कि 4 लाख से ज्यादा की आबादी वाले एक क्षेत्र में चंद 100 वोट पूरे 5 साल का भविष्य लिख सकते हैं या बदल सकते हैं। यहां हर आवाज की कीमत है, हर शिकायत का वजन है और हर एक वोट की अपनी एक अलग ताकत है। और आखिर में ये सवाल कि अगर सियासत वाकई सभी समुदायों की साझा परेशानियों जैसे कि गन्ने का बकाया, नौकरियां और टूटी सड़कें, इन सबको सुलझाने पर टिक जाए, तो क्या वो बंटवारे की राजनीति को हरा सकती है? इस पर सोचिएगा। और अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।